स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिबेट्स और डिस्कशंस पर बेस्ड होती है और इसी वजह से आपने कई बार यह नोटिस किया होगा कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में लोकसभा में काफी हीटेड डिबेट्स, एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं। ज्यादातर लोकसभा ही ऐसी हीटेड एक्सचेंज विटनेस करती है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक और इंपॉर्टेंट चेंबर है, दैट इज द राज्यसभा। और पिछले कुछ मंथ्स में राज्यसभा में भी ऐसे हीटेड एक्सचेंजेस देखने को मिले हैं, बट ये एक्सचेंज ऑपोजिशन लीडर्स और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी इनके बीच में देखने को मिले हैं। और इसी वजह से ऑपोजिशन पिछले कई महीनों से ये एलिगेशन लगा रहा है कि जगदीप धनखड़, जो देश के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो ऑपोजिशन के साथ भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। उनके जितने फैसले आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में है। और इसी वजह से मॉनसून सेशन में ऑपोजिशन ने मन बनाया था कि वो जगदीप धनखड़ जी को चेयरमैन की पोस्ट से रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करेंगे। हालांकि मॉनसून सेशन में वो रेजोल्यूशन नहीं इंट्रोड्यूस हो पाया, बट अब फाइनली विंटर सेशन में ऑपोजिशन के नेताओं ने मिलकर एक नोटिस इंट्रोड्यूस कर दिया है। राज्यसभा में रिसेंटली एक नोटिस लाया गया है जहां पर जगदीप धनखड़ जी, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो बायस्ड हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहोल्ड नहीं कर रहे हैं, वो ऑपोजिशन के अगेंस्ट फंक्शन कर रहे हैं और उनको रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ऐसा कोई रेजोल्यूशन? क्या आज तक इतिहास में ऐसा कोई रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया है? क्या सच में ऑपोजिशन जगदीप धनखड़, जो देश के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनको हटा पाएगी? और यह कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। क्या ये दोनों नो कॉन्फिडेंस मोशन सेम है? ये सारी बातें हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट के साथ साथ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी एस्टैब्लिश की है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 64 यह मैंडेट बनाता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। सो जो भी इंडिविजुअल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया जाता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है, जैसे इस केस में जगदीप धनखड़। जब आप राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं तो यह एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इम्पार्शियल होकर काम करेंगे। फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं रह जाते, फिर आप हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और इसी वजह से आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इम्पार्शियल रहेंगे। आप बिना बायस के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहोल्ड करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को गार्ड करेंगे। बट ऑपोजिशन ने यह एलिगेशन लगाई है कि जगदीप धनखड़ वो इम्पार्शियल होकर फंक्शन नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को शील्ड किया जा रहा है और राज्यसभा में गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिबेट्स, डिस्कशंस और रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। और इसी वजह से हिस्ट्री में पहली बार इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनको रिमूव करने के लिए कोई मोशन, कोई रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यह पहली बार है, दिस इज हिस्टोरिकल। आज तक किसी भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो यह अनप्रेसिडेंटेड है, पहली बार हिस्ट्री में यह हो रहा है। अब कैसे आप राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं? तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी पोस्ट से हटाना चाहते हैं तो आपको उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट से रिमूव करना पड़ेगा और उसके लिए प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल नंबर 67B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो भी डिफाइन करता है और वो डिफाइन किया गया आर्टिकल 67B में। अब अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना चाहते हैं तो आपको उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट से हटाना पड़ेगा और इसके लिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये रेजोल्यूशन जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे ये भी केवल राज्यसभा में ही हो सकता है।
इस रेजोल्यूशन को आपको राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसे कहा जाता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो जब ये रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास हो जाएगा, तभी राज्यसभा के चेयरमैन, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको हटाने के लिए प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास कराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इस रेजोल्यूशन को लोकसभा से भी पास कराना पड़ेगा। लेकिन इस रेजोल्यूशन को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है, और अभी जो करंट न्यूज है वो इस नोटिस के रिगार्डिंग ही है। ऑपोजिशन लीडर्स ने मिलकर एक नोटिस दिया है, 14 डेज का नोटिस, कि हम राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए यह रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। तो पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, और अभी यह नोटिस ही दिया गया है। अभी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो सकता है आफ्टर 14 डेज। तो पहले आप नोटिस लेकर आते हैं। नोटिस लैप्स होने के 14 दिन के बाद आप इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यह रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है केवल और केवल राज्यसभा में। एक बार राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कर देती है, उसके बाद इस सेम रेजोल्यूशन को भेजा जाता है लोकसभा के पास, एंड द लोकसभा मस्ट एग्री विद दिस रेजोल्यूशन। तो लोकसभा को भी अपने यहां इस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ता है, लेकिन लोकसभा को इफेक्टिव मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती। लोकसभा इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है, सिंपल मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आप राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप पहले नोटिस देंगे, नोटिस राज्यसभा में दिया जाएगा, नोटिस देने के 14 डेज बाद आप रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। रेजोल्यूशन को राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा इफेक्टिव मेजॉरिटी से। एक बार ये रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद आप इसे भेज सकते हैं लोकसभा के पास, और लोकसभा को इस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी से। एक बार लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास कर देती है, तो फिर राज्यसभा के चेयरमैन, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। नाउ एज आई वाज टेलिंग यू, ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। आज तक किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ऐसा कोई नोटिस नहीं लाया गया, कोई रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ये पहली बार है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर कोई प्रेसिडेंट नहीं है, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस भी शायद एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि इस रेजोल्यूशन को किस तरीके से हाउस में ट्रीट किया जाएगा। So this is the first time in India's parliamentary history that a no confidence motion has been moved against a Rajya Sabha chairperson. ऐसा ही एक सिमिलर मोशन ऑपोजिशन बजट सेशन में इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, लेकिन वो ला नहीं पाई थी। ठीक है, और क्योंकि आज तक किसी भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन, ऐसा कोई भी नोटिस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसी वजह से कोई प्रेसिडेंट है नहीं। तो पहली बार एक ऐसी सिचुएशन पार्लियामेंट के सामने आई है, और प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस भी शायद एग्जिस्ट ना करते हो, उसको लेकर भी एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं। द ऑपोजिशन हैज गिवन अ नोटिस फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट जगदीप धनखड़। दिस एक्शन इज सीन एज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट एलिजिड अनफेयर एंड पार्टिसन ट्रीटमेंट। अब देखिए, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह नोटिस जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सिर्फ सिंबॉलिज्म है। एक्चुअल में आप इस रेजोल्यूशन को पास ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए आपके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए, और ऑपोजिशन के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी है ही नहीं। तो जब मेजॉरिटी ही नहीं है, तो कैसे आप इस रेजोल्यूशन को पास करा लेंगे? वो तो पास हो ही नहीं पाएगा। और इसी वजह से ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है। यहां पर राज्यसभा के चेयरमैन का जो बायस्ड बिहेवियर है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। एक प्रोजेक्शन है, जनता को इस बात को लेकर अवेयर किया जा रहा है कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में बायसनेस देखने को मिल रही है। तो सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है, यह पास नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ 14 डेज का नोटिस दिया गया है, 14 डेज। विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट यह खत्म हो रहा है 20 दिसंबर को, तो 14 डेज तो है ही नहीं।
बचे ही 9-10 दिन है और आप इस रेजोल्यूशन को 14 डेज के नोटिस के बाद ही इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन 14 डेज का तो टाइम ही नहीं है, तब तक तो ये सेशन ही खत्म हो जाएगा। और एक बार सेशन प्रोरोग हो जाता है तो जितने नोटिस होते हैं वो सब लैप्स कर जाते हैं, तो ये नोटिस तो लैप्स कर जाएगा, अगले 9-10 दिन में नोटिस लैप्स कर जाएगा। इतना तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि 14 दिन लैप्स होने के बाद ही ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दिस इज ओनली अ प्रोजेक्शन, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, सिंबॉलिक जेस्चर है राज्यसभा के चेयरमैन के अगेंस्ट उनके बायस ट्रीटमेंट को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि आप इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर पाए। अब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने से रिलेटेड प्रोविजन ऐड किए गए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे मेंबर्स ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेज की, और सवाल सबसे बड़ा था लोकसभा के रोल को लेकर। क्योंकि आर्टिकल नंबर 67 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 67 ये कहता है कि ऐसे रेजोल्यूशन को आपको राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा इफेक्टिव मेजॉरिटी से एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। एग्रीड टू वर्ड का मतलब क्या है? और इसी बात पर क्लैरिफिकेशन दिया था डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने। उन्होंने कहा एग्रीड टू बाय द लोकसभा का मतलब यह है कि लोकसभा भी उस रेजोल्यूशन को पास करेगी बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो मतलब यह है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को या फिर राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना है तो पहले आपको रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी से। और ये एग्रीड टू टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज की है, ये सिग्निफाई करने के लिए की है कि लोकसभा को भी इस सेम रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ेगा। कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से। जब सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगा तभी राज्यसभा के चेयरमैन को हटाया जा सकता है। और ये प्रोसीजर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इंपीचमेंट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है थोड़ा वो भी समझ लेते हैं, जिससे आपको इस बात की क्लैरिटी भी मिल जाए कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे रिमूव किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने का प्रोसीजर उससे कैसे डिफरेंट है। तो अगर आप एक सिटिंग प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट के ऊपर इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग चलानी पड़ती है, जो दी गई है आर्टिकल नंबर 61। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 61 में प्रेसिडेंट के ऊपर इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स उसका प्रोविजन किया गया है। अब अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि आप उस रेजोल्यूशन को केवल राज्यसभा में ही लेकर आए, आप उस सेम रेजोल्यूशन को लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब चाहे आप उसे लोकसभा में लाए चाहे आप उसे राज्यसभा में लाए, दोनों ही हाउसेस को प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, इतनी मेजॉरिटी चाहिए। रिक्वायर्स 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस। तो मतलब यह है कि अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना चाहते हैं तो जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा उसे लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप उस मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। हमने अभी देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है उसे राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता है और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से। तो पहली बात तो मेजॉरिटीज में डिफरेंस है। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर दिया गया उस प्रोसीजर में कहीं भी कोई इन्वेस्टिगेशन मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना चाहते हैं तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा प्रोसेस है। अब इन्वेस्टिगेशन से मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस हाउस में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा उस हाउस में आप उस रेजोल्यूशन को पहले पास कराएंगे 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इस मेजॉरिटी से। एक बार इंट्रोड्यूसिंग हाउस ने उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया, उसके बाद यह रेजोल्यूशन जाएगा सेकंड हाउस में। सपोज लोकसभा में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, लोकसभा ने उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया और भेज दिया राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा करेगी इन्वेस्टिगेशन। तो सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेशन करता है प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स में। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन को जब हम रिमूव करते हैं तो वहां पर ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस नहीं है। सो नीड्स अ मेजॉरिटी इन राज्यसभा एंड एग्रीमेंट फ्रॉम लोकसभा। तो अगर मैं बात करता हूं वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की, उसका जो प्रोसीजर है वो प्रेसिडेंट के रिमूवल से अलग है। ना तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रोसीजर में कोई इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है और ना ही
ये सेम मेजॉरिटी है, अलग मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो इसी वजह से दोनों के रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो अलग है। अब क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं या फिर क्यों इस नोटिस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह नोटिस पास हो ही नहीं सकता, मतलब यह रेजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस होगा वो पास हो ही नहीं पाएगा। पहली बात तो आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, और दूसरी बात इतना टाइम ही नहीं है कि 14 डेज लैप्स होने के बाद आप इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर पाओ, क्योंकि सेशन को खत्म होने में ही केवल 10 दिन बचे हैं और 14 दिन तक तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो आप इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्यों इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्यों इस नोटिस को लाया गया है हाउस में? तो क्रिटिसिज्म तो हो ही रहा है। सो सबसे पहले यह कहा जा रहा है कि इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जानबूझकर ऑपोजिशन इस नोटिस को लेकर आया है। यह सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक्चुअल में ऐसा कोई एक्शन वाइस प्रेसिडेंट या फिर राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से नहीं दिया गया। सो नो सब्सटैंटिव ग्राउंड्स, कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं, कोई आधार ही नहीं है जिसके बेसिस पर उनको रिमूव किया जाए। उन्होंने कोई बायस किया ही नहीं है, तो ये कहा जा रहा है। दूसरी बात, प्रोसीजरल एम्बिग्विटीज, एज आई वाज टेलिंग यू, ये पहली बार है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, ये पहली बार हुआ है हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कि सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन लाया गया उन्हें रिमूव करने के लिए। तो प्रोसीजरल एम्बिग्विटीज है, क्लियर गाइडलाइंस है ही नहीं, लैक ऑफ प्रेसिडेंट एंड क्लियर गाइडलाइंस फॉर सच अ मोशन, तो इसको लेकर भी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। दूसरा, इंपैक्ट ऑन हाउस फंक्शनिंग, राज्यसभा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। विंटर सेशन में जितना भी बचा हुआ समय है उसमें जो भी बिल्स लाने थे, जो भी मोशंस लाने थे, जिन भी इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिबेट डिस्कशन करनी थी, अब वो नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट मैटर्स कंसीडर ही नहीं हो पाएंगे। सो राज्यसभा की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी इस वजह से इंपैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 67 को लेकर डिबेट्स खड़ी हो गई है, इस प्रोसीजर को लेकर डिबेट्स खड़ी हो गई है, और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे प्रोसीजर्स का इस्तेमाल ऑपोजिशन जानबूझकर भी करता है, जैसे इस केस में भी यह एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस है, या फिर यूं कहा जाए ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। बट हमने शुरुआत की थी इस बात से कि ये जो प्रोसीजर या फिर ये जो नोटिस इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे कहा जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, और इसी वजह से बहुत सारे लोग थोड़े कंफ्यूज्ड है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, क्योंकि आज तक हमने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सुना था वो केवल लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में सुना था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जाता है वो सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाता है, रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाता है। तो फिर ये कैसा नो कॉन्फिडेंस मोशन है? एक्चुअल में ये जो नोटिस इंट्रोड्यूस किया गया है ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए किया गया है, और इसे कहा जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, कि जो हाउस है, स्पेशली जो विपक्ष है ऑपोजिशन, उसका कॉन्फिडेंस चला गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर में से, कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फेयर नहीं है, इंपार्शियल नहीं है, वो बायस। बट एक्चुअल टर्मिनोलॉजी नो कॉन्फिडेंस मोशन ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर इसलिए है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो किया जाता है रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा के पास कोई राइट नहीं होता नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने का। तो ये जो कंफ्यूजन चल रहा है, सबसे पहले तो इसी को क्लियर आउट कर लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अलग चीज है, और ये प्रेजेंट नोटिस जो दिया गया है इसको सिर्फ टर्म किया जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, बट एक्चुअल में ये कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। ये मोशन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का मोशन है। तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इसे लोकसभा में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है? चलिए उस पूरे प्रोसीजर को भी समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मोशन है जो लोकसभा में इस बात को प्रूव करने के लिए लाया जा रहा है कि लोकसभा का जो फेथ है, जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में, वो चला गया है, दैट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन आप देखेंगे, अ फॉर्मल प्रोसीजर यूज्ड इन द लोकसभा टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि अब ये सिटिंग लोकसभा
इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ट्रस्ट नहीं करती है, उनका फेथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से खत्म हो गया है और इसी वजह से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए ये मोशन लेकर आ रही है। सो द पर्पस इज टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी एंड पोटेंशियली फोर्स इट्स रेजिग्नेशन। तो इस गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए इस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सिटिंग गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की गई है या फिर हमारी लोकसभा को कैसे यह अथॉरिटी मिल जाती है कि वो एक सिटिंग गवर्नमेंट को रिमूव कर सके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 75। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 75, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उन सबका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर किया जाता है। सो दैट मींस पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किया जा रहा है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और यही वो प्रोविजन है जिसकी वजह से लोकसभा के पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो सिटिंग गवर्नमेंट को रिमूव कर सके। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये सेम प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल नंबर 75 के सब पार्ट 3 में। सो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 75 के सब पार्ट 3 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये क्लियरली मेंशन्ड है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसका मतलब ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी पॉलिसीज फ्रेम की जा रही हैं, जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन सब के लिए उसको जवाब देना होगा किसको? लोकसभा को। और लोकसभा को स्पेसिफिकली जवाब क्यों देना चाहिए? वो इस वजह से क्योंकि लोकसभा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं जिन्हें हमने इलेक्ट किया है और इसी वजह से in order to ensure the accountability of the government towards the people, towards the citizen of the country, ये प्रोविजन क्रिएट किया गया कि लोकसभा के माध्यम से, लोकसभा के थ्रू गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सिटीजन्स के प्रति इंश्योर करवाई जाती है। ठीक है, दिस आर्टिकल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो यही वो मेन आर्टिकल है जो आर्टिकल लोकसभा को यह पावर देता है कि लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करके सिटिंग गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टर्मिनोलॉजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, इसका मेंशन आपको मिलता है लोकसभा के रूल्स में। अब लोकसभा के रूल्स क्या कहते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसे इसका नोटिस दिया जाएगा, कितने मेंबर्स का आपको सपोर्ट चाहिए इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो पूरा प्रोसीजर क्या है उसको भी समझते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको इंट्रोड्यूस करना होता है लोकसभा में। अगर आप लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक नोटिस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए भी पहले नोटिस लाया गया। सिमिलरली नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको एक नोटिस देना पड़ता है लोकसभा के स्पीकर को। तो पहले आप लोकसभा के स्पीकर को एक नोटिस देंगे जहां पर आप इस बात को आउटलाइन करेंगे कि क्यों आप इस मोशन को लाना चाहते हैं। तो पहले आप एक नोटिस लेकर आएंगे, वो नोटिस आप लोकसभा के स्पीकर को देंगे। उस नोटिस में आप ये बताएंगे, आउटलाइन करेंगे कि क्यों ये नोटिस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नोटिस केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अब स्पीकर इस नोटिस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हाउस में इस नोटिस को लेकर या यूं कहा जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर डिबेट्स कंडक्ट कराई जाएंगी। सो सेकंड स्टेप है द स्पीकर रिव्यूज एंड अप्रूव्स द प्रपोजल फॉर डिस्कशन। तो आपने स्पीकर को यह नोटिस दिया, स्पीकर पहले इसे रिव्यू करेंगे, स्पीकर देखेंगे कि भाई क्या ग्राउंड्स आप मेंशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ
इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट भी चाहिए होता है, एटलीस्ट 50 मेंबर्स। जब तक लोकसभा के 50 मेंबर्स इस मोशन को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसे इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। सो द स्पीकर इज गोइंग टू रिव्यू दिस कि भाई 50 मेंबर्स का सपोर्ट है, क्या आपने ग्राउंड दिया, और उसके बाद वो उसे अप्रूवल देंगे। अप्रूवल के बाद ही फॉर्मल डिस्कशन शुरू हो सकते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दिया गया रूल नंबर 198 ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की फंक्शनिंग के लिए रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स में रूल नंबर 198 है, जिस रूल नंबर 198 में ये प्रोसीजर डिफाइन किया गया। सो इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, तभी आप उसे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अब जब स्पीकर ने उसे अप्रूवल दे दिया, वो इंट्रोड्यूस हो गया, तो उसके बाद एक डेट डिसाइड की जाएगी, जिस डेट को उस पर डिबेट्स और डिस्कशंस कंडक्ट किए जाएंगे। वंस एक्सेप्टेड, अ डेट इज सेट फॉर डिस्कशन अलाउइंग मेंबर्स टाइम टू प्रिपेयर। तो एक बार स्पीकर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूवल दे दिया, उसके बाद एक डेट सेट की जाएगी। वो डेट सबको बता दी जाएगी कि भाई इस डेट को नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे आप प्रिपेयर हो सके। बोथ ऑपोजिशन एज वेल एज रूलिंग पार्टी, दोनों को ही टाइम पता लग जाता है, दोनों को ही टाइम दिया जाता है कि वो प्रिपेयर हो सके। ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करने के लिए और रूलिंग पार्टी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, तो दोनों को मौका दिया जाता है, ऑपोजिशन को भी कि वो एलिगेशंस लगा सके, और हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर अगर वो किसी और को अपॉइंट करते, किसी और को सिलेक्ट करते कि वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफेंड करे, उसके अगेंस्ट अपने आर्ग्यूमेंट दे, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। सो ऑपोजिशन मेंबर्स प्रेजेंट देयर केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑपोजिशन मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर और अ रिप्रेजेंटेटिव डिफेंड्स द गवर्नमेंट पोजीशन। तो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट, उस मोशन को इंट्रोड्यूस करते हुए ओपनिंग आर्ग्यूमेंट ऑपोजिशन रखती है, क्योंकि ऑपोजिशन ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आ रही है और उसको डिफेंड करते हैं, या तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर किसी को, रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के किसी सीनियर लीडर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर सकते हैं, फिर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए। अदर मेंबर्स प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द मोशन। तो जो विपक्ष के नेता होते हैं, जो ऑपोजिशन एमपीज होते हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट देंगे, और जो रूलिंग पार्टी है उसके एमपीज फेवर में आर्ग्यूमेंट देंगे। तो सबको मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात रख सके, और उसके बाद ही कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है। अब वोटिंग में क्या होगा, कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा या फिर वो पास नहीं हो पाएगा, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि गवर्नमेंट रिमूव होगी या नहीं होगी। सो आफ्टर द डिबेट मेंबर्स वोट ईदर इन फेवर ऑफ द मोशन और अगेंस्ट। तो एक बार कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट हो गए, उसके बाद द मोशन इज पुट टू वोट। अब एमपीज के पास मौका है, वो उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर केवल लोकसभा में चल रहा है, राज्यसभा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नाउ अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, मतलब ज्यादातर वो एमपीज जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी एमपीज ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट डाल दिया, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। द गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन, गिर जाएगी सरकार। लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ, मतलब जो मेजॉरिटी एमपीज मौजूद थे लोकसभा में और वोटिंग कर रहे थे, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट किया है, देन द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक डेडलॉक हो जाए, एक टाई हो जाए। इस केस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर, उनको एक कास्टिंग वोट दी जाती है, कास्टिंग वोट। फिर वो कास्टिंग वोट का यूज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मोशन को पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको कास्टिंग वोट भी प्रोवाइड की जाती है इस केस में। ऑलराइट, तो ये है पूरा प्रोसीजर जिसके थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस पर डिबेट्स, डिस्कशंस कंडक्ट की जाएंगी, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि गवर्नमेंट गिरेगी या नहीं गिरेगी। अब इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया था, थोड़ा हिस्ट्री को भी समझते हैं। तो पहली बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त
1963 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन। एंड आयरॉनिकली ये मोशन एक पुराने कांग्रेस के बड़े नेता ने इंट्रोड्यूस किया था, जो थे जेबी कृपलानी। हालांकि तब तक वो कांग्रेस छोड़ चुके थे, वो विपक्ष में जाकर शामिल हो चुके थे। 1950s में ही वो कांग्रेस से अलग हो गए थे और कम्युनिस्ट पार्टीज जो है उनके साथ वो अलाइन हो गए थे। तो हमारे जो सोशलिस्ट पार्टीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये उनके साथ मिल गए थे। और आचार्य जेबी कृपलानी, उन्होंने ही पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन नेहरू जी की सरकार के खिलाफ इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन को केवल 62 वोट्स मिले थे और इसके अगेंस्ट में 347 वोट्स पड़े थे, और इसी वजह से नेहरू जी की सरकार जो है वो बच गई थी और वो कंटिन्यू कर गई थी। अब ये हमारी हिस्ट्री में कोई इकलौता मौका नहीं है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हो। लगभग जितने फेमस, जितने बड़े प्रधानमंत्रियों का आपने नाम सुना होगा, लगभग सभी की गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया है। एंड इनफैक्ट हमारी हिस्ट्री की सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स में से एक माने जाने वाली इंदिरा गांधी जी, उनकी सरकार में तो 15 बार उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया। चलिए उस पर भी अभी बात करेंगे। इनिशियली हमने देखा सबसे पहले 1963 में नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के खिलाफ। इसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई साहब, इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लेकिन इन्होंने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सिमिलरली वीपी सिंह लेट 1980s में, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी, बाय 1 वोट, तो इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड मनमोहन सिंह जी, इनकी सरकार के खिलाफ भी 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्चुअल में मनमोहन सिंह यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर रहे थे। उस समय इस न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट में मतलब बहुत ऑपोजिशन था। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने भी इसको अपोज किया था, और उसी दौर में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। हालांकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाया था और न्यूक्लियर डील भी हो गई थी। वही न्यूक्लियर डील जिसको लेकर आज हम बड़ा प्राउडली बात करते हैं, उसी न्यूक्लियर डील को लेकर मनमोहन सिंह जी को नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी सामना करना पड़ा था, वो भी फेस करना पड़ा था। नाउ एज आई वाज सेइंग, वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स इन इंडियन हिस्ट्री, इंदिरा गांधी जी, इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो इस वजह से भी क्योंकि लगभग 21 साल वो प्राइम मिनिस्टर रही, तो एक बहुत लंबे समय तक वो एक पॉलिटिकल लीडर रही, पॉलिटिक्स में एक्टिव रही, देश की प्रधानमंत्री रही, तो इसी वजह से उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आए। तो 15 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन उनकी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा था। इनफैक्ट इसमें से 4 बार तो मोशन एक ही ऑपोजिशन लीडर लेकर आए थे, ज्योति बासु। ज्योतिदा एक कम्युनिस्ट लीडर थे, वो 4 बार इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे, बट इंदिरा गांधी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन सर्वाइव कर जाती थी। ठीक है, तो कभी पास नहीं हो पाया, हमेशा सर्वाइव कर जाती थी। अब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा नो कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए लाया जाए कि सरकार गिर जाए। बहुत बार ऐसा होता है, विपक्ष को पता होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाएगा। जैसे अभी अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा के केस में, इट इज क्लियर कि ऑपोजिशन के पास मेजॉरिटी नहीं है। इनफैक्ट इतना तो टाइम भी नहीं है कि नोटिस लैप्स कर जाए और राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए मोशन इंट्रोड्यूस हो सके, लेकिन फिर भी नोटिस दिया गया है। तो इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी होते हैं। कई बार ये इसलिए भी लाया जाता है कि आप सरकार के ऊपर दबाव बना सको कि अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा अगर वो पास हो गया, और अगर नहीं भी हुआ तो भी एटलीस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन के सहारे हम क्रिटिकल इश्यूज जो हैं उनको तो उठा पाएंगे और हम पॉलिटिकल अटेंशन उसको गेन कर लेंगे। मतलब कई बार विपक्ष
इसका इस्तेमाल केवल इसलिए भी करता है कि जनता में दोबारा से वो अपनी छवि को और बेहतर कर पाए, वो अपनी इमेज को और बेटर कर पाए, और इंपॉर्टेंट इश्यूज जो चल रहे हैं, जिन पर शायद डिस्कशन नहीं हो रहा है, जिन पर शायद देश का इतना ध्यान नहीं जा रहा है, उनको रेज किया जा सके। इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो टू डेमोन्स्ट्रेट ऑपोजिशन यूनिटी। ये इस बात को दिखाने के लिए भी लाया जाता है कि विपक्ष सरकार के साथ, सरकार के अगेंस्ट एकजुट है। तो विपक्ष एकजुट होकर सरकार को अपोज करने वाला है, तो उस बात को भी सिग्निफाई किया जाता है। अब एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपनी मेजॉरिटी तो प्रूव करनी ही पड़ती है, तो एक इमीडिएट चैलेंज तो गवर्नमेंट के सामने खड़ा हो ही जाता है, एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी। तो गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना पड़ता है कि वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर पाए और इस बात को दिखा पाए, इस बात को सिग्निफाई कर पाए कि भाई उसके पास अभी मेजॉरिटी है लोकसभा में, अभी वो देश में सरकार चलाने के काबिल है। इट इंटेंसिफाइज डिबेट ऑन गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको लेकर भी डिबेट्स खड़ी हो जाती है। एंड इट ऑल्सो टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल अलायंस। तो अभी जो हमने बात की कि भाई इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी होती है, कई बार एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर आपको पता होता है कि ये मोशन पास नहीं हो पाएगा, तब भी आप जानबूझकर उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बट क्या सिर्फ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ही है, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी करता है? इसकी एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या, एक्चुअल वैल्यू क्या है? भाई अभी तक तो हमने देखा कि एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल ट्रैक्शन गेन करने के लिए एक पब्लिसिटी के तौर पर भी कई बार इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जहां पर आपको क्लियरली पता होता है कि ये पास नहीं हो पाएगा। बट क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ही है, या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्चुअली स्ट्रेंथन भी करता है? तो सबसे बड़ी बात यह है, इट एक्ट्स एज अ चेक एंड बैलेंस। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनको कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। यह इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी लोकसभा के प्रति बनी रहे। इसके साथ साथ वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन और ऑपोजिशन की वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना कमजोर ऑपोजिशन होगा उतनी ज्यादा तानाशाह सरकार बन सकते हैं, गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग, उतनी डेस्पोटिक बन सकती है। और हम नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट डिस्पोटिक हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिस्पोटिक हुई तो हमारे राइट्स, हमारी लिबर्टीज हमसे छिन सकती है। सो वी डू नॉट वांट दैट। तो ये भी इंश्योर करता है कि ऑपोजिशन की वॉइस, उसकी वैल्यू एक पॉलिटिकल सिस्टम में, एक पॉलिटिकल सेटअप में बनी रहे। इसके साथ साथ इट ऑल्सो इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। क्यों? क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं उन पर भी डिबेट होगी, एंड दैट इज गोइंग टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना जवाब देना पड़ेगा। सो इट फोर्सेस ओपन डिबेट ऑन क्रिटिकल इश्यूज, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स द गवर्नमेंट मेंटेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो वो रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रतिनिधि जिन्हें हमने चुनकर लोकसभा में भेजा है, ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट उनको अकाउंटेबल रहे, उनको जवाब दे, डिफेंड करे अपने आप को, अपने एक्शंस। और इसी वजह से ऐसा नहीं है दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन देखने को मिलता है, नहीं। बाकी कंट्रीज जहां पर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल रहे हैं, वहां भी नो कॉन्फिडेंस मोशन देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो हमने अडॉप्ट किया वो यूनाइटेड किंगडम से ही किया है, और यूके में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन है। 1979 में जेम्स कैलिगन्स, उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। इनफैक्ट अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं तो जर्मनी में तो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी ला सकते हैं जब आप एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रपोज कर सके, क्योंकि जर्मनी में वो पॉलिटिकल वॉइड नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि सरकार गिर जाए और कोई ऑल्टरनेट गवर्नमेंट का हमारे पास ऑप्शन ही ना हो, क्योंकि अगर ऑल्टरनेट गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपको दोबारा से री इलेक्शन कराने पड़ते हैं कंट्री में, और वो ये नहीं चाहते।
आप नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी ला पाएंगे जब आप एक ऑल्टरनेट चांसलर को इलेक्ट कर पाए। चांसलर मतलब उनका जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसे चांसलर कहा जाता है। सो वेयर द ऑपोजिशन मस्ट नॉट ओनली एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो इलेक्ट अ न्यू चांसलर। तो जब तक किसी और को चांसलर अपॉइंट करने की सिचुएशन में ना आप रख दे तब तक आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जर्मनी में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही सिमिलर प्रोविजन जापान में भी है नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर मैं बात करता हूं। जापान में भी जो लोअर हाउस है इट कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन लीडिंग टू कैबिनेट रेजिग्नेशन और डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। तो जापान में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन देखने को मिलता है। ऐसे प्रोविजन बाकी कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करते हैं, हमने एग्जांपल देखेंगे। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये करंट नोटिस जो दिया गया है ये एक्चुअल में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं है। इट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और उनको हटाने का प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट अ सिटिंग गवर्नमेंट ये बिल्कुल अलग प्रोसीजर है। आई होप आपको वो क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ भी, जिससे वो भी इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और अपनी तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देता हूं, आप वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिटेल में जाकर बारीकी से समझ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं इन्हीं को लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर प्रीलिम्स में काफी बार सवाल आया है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, बताइए। सो ऑल सच क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, और उसके लिए अगर तैयारी करनी है तो निटिग्रिटीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए, मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसी स्पेशल वीडियो में जहां पर एक और ऐसा ही इंपॉर्टेंट इशू हम समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।